सुबह 4 बजे का वक्त था। आज हमने एक कैदी को फांसी की सजा देनी थी। आज इंतहा की सर्दी थी। फांसी घाट के ऊपर जो छत बनी थी वो भी टूट चुकी थी और सर्द हवाएं चल रही थी, क्योंकि ये जेल बहुत दूर दराज इलाके में बनी हुई थी। इस कैदी का नाम मोहम्मद नसीर था। इसने अपने ही सगे चाचा को इस दुनिया से रुखसत किया था। इसे फांसी की सजा दी गई थी और आज अपना वक्त पूरा करने के बाद इसको फांसी घाट की तरफ लाया जा रहा था। मैं इस जेल का जेलर था और ऐसे मुनाज़े में ज्यादातर हर तरफ खामोशी छाई होती है। कैदी भी बहुत परेशान होता है, डरा हुआ होता है। कुछ लोग तो डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये शख्स बिल्कुल चुपचाप सीधा चलता आ रहा था। ऐसे चल के आ रहा था जैसे इसको कहा गया है कि आपको बेल प्राइस से नवाजा जा रहा है, आपके अपना प्राइस वसूल कर लें। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। इसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थी और आंखों में एक पल को भी खौफ नहीं था। मौत बड़ी अजीब चीज है। बहादुर से बहादुर इंसान भी मौत से डरता है, और वो इंसान मौत से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अपने जज्बात छुपा रहा था, उसके अंदर डर के जज्बात थे ही नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये क्या मामला है? जब उसे थोड़ा करीब ले आए तो मैं उसके बिल्कुल साथ ही खड़ा था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो कम से कम अपनी मुस्कुराहट को तो छुपाओ। ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरी मुस्कुराहट की वजह अगर आप जान जाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और मैंने सुना है कि इस पॉइंट पर मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। वो एक लंबा धड़ंगा सा आदमी था। उसका कद शायद 6 फुट 7 इंच था और वो एक मिस्त्री था। लोगों के घर बनाने का काम करता था। इतनी सर्दी थी कि वो भी सर्दी से कांप रहा था, लेकिन उसके लिए तो आज की इस जिंदगी का आखिरी दिन था। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मुझे पता था कि कोई अजीब सी ख्वाहिश होगी। वैसे ज्यादातर लोग आखिरी ख्वाहिश यही करते हैं कि हमें बहुत सारा खाना खाना है और या फिर किसी अपने से मिलना है। ये उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। इतना तो हमें पता था कि उसका एक खानदान जरूर था, लेकिन इससे मिलने के लिए भी कोई नहीं आया। ये आदमी ऐसे ही लग रहा था जैसे गाँव के लोग होते हैं, सारी जिंदगी खेती बाड़ी करते हैं। इसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश बड़ी अजीब है साहब, क्या आप पूरी करेंगे? मैंने कहा, हाँ पूरी करवा देंगे। उसने कहा कि नहीं, आप खुद पूरी करें। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मेरी फांसी यानी कि मेरी मौत के पूरे 3 महीने बाद आप जाकर मेरी कब्र को जरूर खुलवाइएगा और देखिएगा कि इसके अंदर क्या मामला है। मैंने कहा, ये कैसी ख्वाहिश है तुम्हारी? ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यही आखिरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। उसने कहा, फिर पूरे 3 महीने बाद आप मेरी कब्र को जरूर खुलवाइएगा। मेरी कब्र कुशाई कराने की इजाजत मैं आपको खुद अपनी जिंदगी में देता हूँ। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये ख्वाहिश क्यों की थी। मैंने कहा कि ठीक है। और इसकी आखिरी ख्वाहिश में ये भी लिख दिया कि इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हमें पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है इस फाइल में। इसके घर का पता भी था और इसके बारे में मालूमात भी। वो शख्स इस दुनिया से चला गया। जैसे कि इस जेल में फांसी दी जाती थी, इसी तरह का माहौल था। उसके बाद उसकी मैयत को उसके घर भिजवा दिया गया और मैं अपने कामों में लग गया था। लेकिन आज इस बात को तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे और वो हमेशा मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहता था। मैं उसके बारे में सोचता रहता था। कभी कभी मैं बार बार कैलेंडर को देखता और सोचता कि 3 महीने कब पूरे होंगे। उसने कहा था, पूरे 3 महीने बाद जाकर आप देख लीजिएगा। और मैं हैरान था। मैं इंतजार कर रहा था। ये भी तो हो सकता था कि वो मरने से पहले ही कोई उल्टी सीधी हवेली फेंक रहा हो कि मरने तो वैसे भी लगा हूँ, क्यों ना कोई अजीब सी बात करके इस दुनिया से जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे उसकी कब्र कुशाई करवाने की इजाजत उसने खुद ही दी थी और मैं ये काम करना चाहता था। जैसे ही वक्त पूरा हुआ और 3 महीने हो गए, मैं उसकी कब्र कुशाई करने के लिए चल पड़ा।
मैं अपने साथ पूरी टीम लेकर गया था। मुझे काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत भी थी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन रखना था। मैं देखना चाहता था कि उसकी कब्र के अंदर क्या मामला है। कहीं वो ये तो साबित नहीं करना चाहता था कि वो बेकसूर था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। उसने अपने सगे चाचू को इस जहान से रवाना करवाया था और उसने कहा था कि मुझे अपने हक में और कुछ नहीं बोलना। आप लोग मुझे जो चाहे सजा दें। उसका चेहरा भी मेरी आंखों के सामने था। मेरे साथ वो लोग थे। मैंने उनको इशारा किया कि कब्र को खोदने का काम शुरू किया जाए। थोड़ी देर बाद वहां से एक मुफ्ती साहब गुजरे। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कब्र कुशाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किसकी कब्र है? क्या इसके घर वालों से इजाजत ली है? मैंने कहा कि उसने खुद इजाजत दी थी इस बात की। ये वो भी हैरान हुए। ये कैसा आदमी था जो मरने से पहले ये इजाजत दे के गया कि मेरी कब्र खोद के देख लेना। लेकिन हम पुलिस वाले थे, इसलिए मुफ्ती साहब ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और वो भी वहाँ पे खड़े हो गए। काम शुरू हो गया था। मैंने बेचैनी से देख रहा था क्या मामला होने वाला है। वैसे इस तरह की कब्रों को जब खोदा जाता है तो उनमें से बदबू जरूर उठती है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। लेकिन उसकी कब्र के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मौलवी साहब कहने लगे कि लगता है कोई नेक बंदा था, अभी तक वो नहीं आई। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसने सिर्फ ये साबित करने के लिए हमें कब्र खोदने की बात की थी कि वो एक नेक बंदा था। और उसके अंदर कौन सी नेकी थी? वो तो एक आम आदमी था। जब तक वो जेल में रहा, हमने उसे कभी नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा, ना ही कभी कुरान पाक पढ़ते हुए देखा। जबकि कैदियों को सजाए मौत सुना दी जाती है तो वो नमाज और कुरान के पाबंद हो जाते थे कि अब खुदा के पास जाना है तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद कब्र पूरी तरह खोल दी गई और अब सीमेंट की स्लेब्स हटाने का वक्त आ गया। जब सीमेंट की स्लेब्स हटाई गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं फौरन वहां से भाग उठा था। सब लोग हैरान रह गए और मुफ्ती साहब ने अपने कानों को हाथ लगाया था। मुझे उसके घर जाना था। मुझे उसका घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई। उसका घर बहुत छोटा सा था। मुझे एक मोहल्ले के बच्चे ने बताया कि ये है मिस्री नसीर का घर। जो मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं काफी हैरान हुआ। घर तो बहुत ही खस्ता हाल लग रहा था। दरवाजे के आगे एक फटा हुआ मैला कुचैला पर्दा लगा हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने कहा, कौन है? मुझे समझ न आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा, माँ जी मैं हूँ। उसने कहा कि आ जाओ बेटा। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। उस घर में शायद 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा किचन था। घर से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी और बाहर छोटे से सहन में वो बूढ़ी औरत बैठी कपड़े सी रही थी। उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा था उससे अंदाजा होता था कि उसकी नज़र बहुत खराब थी और ये काम मुझसे करने का नहीं था। लेकिन वो फिर भी मसरूफ थी और मेरी तरफ मुतवज्जो हुई और कहने लगी, जी किससे मिलना है? मैंने कहा कि मेरा नाम हमाद खान है। मैं आपके बेटे के बारे में कुछ मालूमात जानने के लिए आया हूँ। अपने बेटे का जिक्र सुनकर बूढ़ी औरत, या अल्लाह, उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने 3 महीने में पहली दफा कोई उसके बारे में बात करने आया है, वरना तो जो भी आया अफसोस करने ही आया था। मैंने कहा कि जी मुझे मालूम है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। क्या आप मुझे बताएंगी? उसने कहा कि एक माँ अपने बेटे के बारे में बताने से भला क्यों घबराएगी। मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई उसके बारे में बात करता है। वो तो अब दुनिया में रहा ही नहीं, उसकी यादें ही हैं। मैंने एक नज़र सामने देखा तो एक औरत दरवाजे से चुप कर मुझे देख रही थी। उस औरत की उम्र से ऐसा मालूम होता था कि वो शादीशुदा है। घर में एक छोटा सा खस्ता हाल वाकर भी
पड़ा हुआ तो मुझे मालूम होता था कि शायद इस घर में कोई छोटा बच्चा भी था, पर वो छोटा बच्चा किसका था? कहीं वो बच्चा नसीर का तो नहीं था? अगर था तो वो बच्चा तो यतीम हो चुका था। उस औरत ने जब मुझे देखा, मैं उसे देख रहा हूँ, तो वह दरवाजे के पीछे छुप गई। बूढ़ी माँ ने ये मंजर देख लिया। उसने कहा, वो नसीर की बेवा है, किसी से ज्यादा बात तो नहीं करती है, बहुत बीमार और परेशान रहती है, इसके लिए मैं बड़ी परेशान हूँ बेटा। मुझे बूढ़ी औरत ने बैठने को कहा। मैंने कहा कि क्या मुझे बता सकती हैं कि उसने वो सब क्यों किया था और वो किस किस्म का आदमी था? उसने कहा, हाँ, ये सब उसने क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा कि मैं यही कहानी सुनने के लिए आया हूँ। उसने लंबी आह भरी और मुझे अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा समझदार था, वो आम आदमी नहीं था। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा, जैसे होते हैं आम लोग जिनको कच्ची पक्की में दाखिल कराते हैं, फिर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाके उनको पढ़ना लिखना आता है। मेरा बेटा कच्ची क्लास में ही पढ़ना लिखना सीख गया था। मेरा बेटा बहुत समझदार था, एक दफा जो काम देख लेता उसे वो काम फौरन से करना आ जाता था। वो एक नहीं बहुत से कामों में माहिर था, ऐसा कोई नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। तुम समझ रहे हो ना बेटा? वो कुछ लोग होते हैं जो ना तो आम लोगों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। ऐसा था, मेरा बेटा समझ गया बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही थी। उसका मतलब कि वो वाकई बहुत समझदार आदमी था, जिसकी अकल का कोई आय क्यों किसी आम मर्द से बहुत ऊपर का था। ये तो उसको देखकर भी अंदाजा होता था कि वो बातें ही ऐसी क्या करता था, और मैं जो यहाँ आया बैठा था उसके पीछे भी तो कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा, वो बहुत कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने लगा और हम सबका पेट पाला करता था। फिर मैंने उसकी शादी करवा दी और अल्लाह ने उसको जवानी में ही औलाद दिलवा दिया था। लेकिन हमेशा उसके पास कुछ कागजात होते थे जिनके ऊपर वो कोई नक्शे बनाता रहता था। जिस दिन ये नक्शे बिक गए उस दिन अमीर हो जाएंगे। मुझे तो बेटा समझ नहीं आती थी कि वो सब क्या था, लेकिन उन कागजात की वो अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता था और कहता था कि किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा और उनको ये सब दिखाऊंगा तो वो मुझसे लाखों रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन अगर उस गांव में बैठा रहा तो फिर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर गाया हो रहा हूँ। मैं बूढ़ी औरत थी, सीधी सादी थी, बस वो पैसे लेकर आता, ये घर चल रहा था। मुझे इस बात पर तसल्ली हो जाती, घर का तो वो अच्छे तरीके से चला रहा था। लेकिन फिर हमारे इस घर को किसी की नजर लग गई। मेरे शोहर ने अपने छोटे भाई से कुछ कर्जा लिया था और ये घर बनाया था। जब मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया तो मेरा देवर यहाँ पर आ गया और हमें धमकाने लगा। उसने कहा, या तो कर्जा वापस कर दो या फिर घर वापस करो, हम गरीब लोग हैं। बेटा, हमारे पास सिर्फ ये घर ही है और तुम देखो, ये घर क्या घर कहलाने के काबिल है, लेकिन फिर भी हमारी छत है, इसलिए हम इसे घर नहीं दे सकते। तब हमने जितने पैसे इससे लिए थे उससे ये घर कहीं ज्यादा महंगा था, लेकिन वो चालाकी दिखा रहा था और कह रहा था कि मुझे घर दे दो और कर्जा माफ हो जाएगा। कर्ज सिर्फ 6 लाख रुपए का था और ये घर आज की तारीख में 50 लाख रुपए का है। ये तो अच्छे वक्तों में मेरे शोहर ने बनाया था, बस उसी तरह लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले वो हमारे घर खुद आता था, फिर उसने हमारे घर बंदे भेजने शुरू कर दिए और एक दिन तो बहुत बुरा हुआ। एक दिन वो खुद ही घर में दाखिल हुआ। नसीर की बीवी घर में अकेली थी, बार बार दरवाजा पीटने लगा। जब दरवाजा नहीं खोला तो वो दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो गई। ये बेचारी बहुत ज्यादा डर गई और इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब हम लोग वापस आए तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। फिर इसने हमें सारी बात बताई। मैंने उसे कहा कि अपने बंदे को रोक, मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताते, वो गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठेगा। पर उसने ये भी बता दिया कि चाचा ने मुझ पर बुरी नजर डाली थी। बस नसीब उसी टाइम भागा और जाकर अपने चाचू को इस दुनिया से रवाना कर डाला। मैं ये नहीं कहती कि उसने बहुत अच्छा किया, चाचा तो बाप की जगह होता है, लेकिन जब चाचा ही आपके घर की औरत पर बुरी नजर रखे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? जवान खून था इसलिए गुस्सा आ गया।
वो भाग के वापस आया था और उसने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज तक उसकी ये बात नहीं समझ पाई कि वो इस दुनिया से चला जाएगा तो कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए तो फांसी की सजा देंगे। वो जाते जाते भी कह रहा था कि आप लोग हिम्मत नहीं हारें, आप लोगों ने डरना नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो तो चला गया। मनु मट्टी के नीचे कहाँ से आएगा अब मेरा बेटा। मैंने कहा मुझे जरूरी बात है, लेकिन मैंने नहीं बता सकता। आपका बेटा बहुत अक्लमंद आदमी था, वो जो भी कह रहा था वो झूठ नहीं था। उसने कहा जो कहा है उसका कोई न कोई मतलब जरूर निकलता है। उसको समझने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। फिर मैंने उन लोगों को ये भी बताया कि आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। इस बात पर वो औरत भी हैरान हुई। उसने कहा कि फिर क्या तुमने कब्र खोदी, कब्र कुशाई कर दी, तुम उसकी कब्र खोल के आए हो। मैंने कहा जी माँ जी, लेकिन खुद इजाजत उसने दी थी। मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मामला क्या है, पर आपने कहा कि आपके बेटे के पास कुछ नक्शे थे जिनको वो हमेशा खुद से दूर नहीं करता था। क्या वो नक्शे मुझे मिल सकते हैं? अब उस औरत ने मुझे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उसके पास उस बेटे की यही आखिरी निशानी थी। मैंने कहा कि मैं ये एक दफा देखकर आप लोगों को वापस कर दूंगा। तो उसने अपनी बहू को इशारा किया और थोड़ी देर के बाद उसने वो नक्शे बाहर भेज दिए। मैंने देखा एक बड़ी सी मोटी सी किताब थी जिसके अंदर उसने बड़े बड़े कागज रखे हुए थे। उसका काफी वजन था। मैंने उसको कहा कि थोड़ी देर के बाद आपकी अमानत आपको वापस कर जाऊंगा, और जो आपके बेटे ने कहा था मैं भी आपको वही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब मैं फिर से उस कब्र की तरफ चल पड़ा था, और वहाँ जो मजदूर खड़े थे उनसे मुझे फिर से काम था। मैंने उनको इशारा किया और कहा कि इस कब्र को आसपास से खोदना शुरू करो। वो लोग हैरान हुए। मैंने कहा इस कब्रिस्तान के गोरकन को भी बुला कर लाओ। जब गोरकन को बुला के लाए तो उसके चेहरे पे पहले ही लिखा था जैसे कि वो मुजरिम है। मैंने कहा ये क्या मामला है, नसीब को जानते हो तुम? पहले तो वो डर रहा था, फिर कहने लगा हाँ जानता हूँ, जिगरी दोस्त था, मेरा बचपन का यार था, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। मैंने कहा तभी तुमने ये सब कुछ किया? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया नसीब ने खुद किया, मैंने तो बस उसकी मदद की। मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि ऐसे करने के जुर्म में तुम्हें भी पकड़ा जा सकता है। तो उसने कहा नहीं साहब जी, मुझे तो ये पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। खामोश हो गया, क्योंकि बात ही ऐसी थी। दरअसल मामला ये था कि जब हमने नसीर की कब्र को खोला तो कब्र अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसके लिए हमें उसकी कब्र से तो कोई बू नहीं आई और ना ही कोई अजीब मंजर देखने को मिला था, क्योंकि नसीर अपनी कब्र के अंदर था ही नहीं। और ये जो नक्शाजात उसकी अम्मी ने दिए थे और कहा था कि नसीर बहुत ज़्यादा समझदार और टैलेंटेड आदमी था और एक बहुत अच्छा मिस्त्री था, लोगों के घर बनाया करता था। वह इसी बात में मशहूर था कि उसे छोटे से छोटी जगह के बारे में बताते कि यहाँ पे घर बनाना है तो वहाँ ऐसा घर बनाता था कि दो चार कमरे भी डाल देता, किचन भी निकाल लेता, सैन भी निकाल लेता था। सब लोग हैरान होते थे कि छोटी सी जगह पर इसने कितनी सफाई से इतना अच्छा और कुशादा सा घर बना डाला कि जरा सा भी इलाका जाया नहीं हुआ। ये उसका टैलेंट था और यही उसने किया था। उसने अपनी कब्र के अंदर से एक रास्ता बनाया था, जो रास्ता उसने दूसरी तरफ से निकाल दिया था। यानी जब हम लोगों ने उसे उस कब्र में डाला तो वो कब्र के अंदर से ही किसी सुरंग की तरह किसी रास्ते से निकलकर भाग गया। लेकिन सवाल यही था कि जब हमने उसे फांसी दे दी तो वो बच कैसे गया? इसका जवाब भी मुझे मिल गया था, और ये कि शायद वो मरा ही नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने गोरकन से कहा कि वो कहाँ है। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसको कुछ नहीं होगा, हम उसे दोबारा फांसी नहीं देंगे, पर तुम मुझे बताओ तो सही कि वो कहाँ है। फिर उसने मुझे बता दिया। उसने कहा यहाँ से दूर एक गांव है, वहाँ पे है।
मैं वहाँ पे सिर्फ अकेला ही उस गाँव की तरफ चल पड़ा। जो रास्ता और पता मुझे बताया गया था, मैं उस पे पहुँच गया तो सामने का मंदिर देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे सामने नसीर खड़ा था। ये कैसे हो सकता था? हमने तो उसे फांसी दी थी। उसकी लाश को उठा के उसके घर वालों के पास ले गए थे, फिर वो कैसे बच गया? लेकिन उसके चेहरे पे आज भी वही मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि जेलर साहब, आ जाइए, आपको अच्छी सी दूध पत्ती पिलाता हूँ। उसके कपड़ों और हालत से लग रहा था कि वो कोई मेहनत का काम कर रहा था। उन्होंने सामने देखा तो एक छोटा सा घर बना रहा था। उस घर के अंदर ही दाखिल हो गया, और जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। ये घर नहीं, कोई गोरखधाम लगता था। छोटी सी जगह पर ऐसा घर बनाया हुआ था जैसे कोई महल होता है। उसने मेरे सामने दूध पत्ती का कप रखा और कहा, पी लें साहब, मैं आपको नहीं मारना चाहता। मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, बड़ी सर्दी थी उस दिन, और आपको पता है, जब तक हड्डी नहीं टूटती इंसान दुनिया से नहीं जाता। और मैं लंबा तिरंगा इंसान, सर्दी में हड्डी टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जनाब, मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया। थोड़ी अदाकारी कर ली थी, और ये तो आपको पता है कि अब आप मुझे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। मैं बुरी तरह से हैरान था, और अपनी मुट्ठियों को खींचकर मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हें ये भी पता है? उसने कहा, हाँ, क्योंकि कानून है पाकिस्तान के तहत और ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, अगर आप किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुनाते हैं, लेकिन फांसी के वक्त या तो उसकी रस्सी टूट जाती है, या फिर फांसी देने के बावजूद वो बच जाता है, तो आप उसे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। आपको उसे बाइज्जत बरी करवाना पड़ता है। इसलिए अब नसीर को कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। उसने कहा, मैं सारी दुनिया के लिए मर गया हूँ, लेकिन अभी जिंदा हूँ। ये घर बना रहा हूँ, यहाँ से जाऊँगा तो अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपनी माँ को इसमें वापस ले आऊँगा। इस घर को बनाने में मुझे 3 महीने लग गए हैं। अभी 10-15 दिन का काम बाकी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आराम सुकून से रहेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम किसी को नहीं बताया, और थोड़ा हुलिया भी बदल लिया है। उसने चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई थी। मैंने कहा, लेकिन तुमने गुनाह तो किया था, फिर सजा से बचने के लिए ये सब कुछ क्यों किया? उसने कहा, हाँ, मैंने गुनाह किया था, लेकिन जिसको मारा था उसने भी तो गुनाह किया था। वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, और फिर इंसान बचने के लिए ही सब कुछ करता है। साहब, आपका और कानून का अब मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं निकलता, ना ही कोई वास्ता निकलता है। मैंने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। हाँ, इस बात पर हैरान हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया। तुम चुपचाप निकल ही गए और यहाँ पर अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हो। उसने कहा, अगर मैं आपको ये सब कुछ बताता तो फिर आपको कैसे पता चलता कि मैं क्या चीज़ हूँ? इस बात पर वो हंसने लगा, और मेरी भी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर सज गई। मैंने कहा, वाकई तुम चीज़ तो हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मेरा साला बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। मैंने उससे बात की और कहा, एक आदमी है जो तुम्हारे काम में कमाल की महारत रखता है। वो भी हैरान हुआ, और उसने कहा, फिर उसे मेरे पास भेजो। मेरे पास उसके लिए काम है, और हम उसको बहुत अच्छी नौकरी पे रख लेंगे। आज उस बात को काफी साल हो गए। वहीं पे रहता है, अपनी बीवी बच्चों को भी लेकर गया है। इस बात के बारे में सोचकर बहुत हैरान होता हूँ कि जब उसकी माँ को पता चला होगा कि मेरा बेटा जिंदा है, तो उसे कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।